फरवरी 2025 में विक्टर जोसेफ ने इसरो से रेजिग्नेशन दे दिया। वो LVM-3 रॉकेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो गगनयान में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने वाला। इसके बाद 99 साइंटिस्ट्स और भी निकल गए। मैं दीपक हूँ। सवाल ये है, क्यों हमारे सबसे अच्छे साइंटिस्ट चले जा रहे हैं? जून जुलाई 2025 में जो खबर आई, उसने इसरो को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 100 से 120 साइंटिस्ट नहीं, इसरो के दिल के साइंटिस्ट निकल गए। बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80 ऐसे लोग UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से गए, जहां सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी का दिल धड़कता है। 20 से ज्यादा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से भी निकल गए। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये नेम्स है। विक्टर जोसेफ, जो LVM-3 रॉकेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, गगनयान के लिए पूरा रॉकेट उन्हीं की टीम बना रही थी। फिर SPA-DX प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी चला गया। यह 2 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में डॉक करने वाला सबसे क्रिटिकल मिशन है। और आदित्य रल्लापल्ली, जिन्होंने चंद्रयान-3 के लिए 1 लाख सिमुलेशन रन कराए, जो 25 TB का डेटा कलेक्ट किया, जिससे हमारा चांद पर लैंडिंग सफल हुई, वो भी चले गए। ये अनप्रेसिडेंटेड है। 2012 से 2024 तक 12 सालों में इसरो से कुल 700 रेजिग्नेशंस हुई थी, यानी साल दर साल औसतन सिर्फ 58 साइंटिस्ट निकलते थे। ये 2025 के एक्सोडस एक ही झटके में 2 साल की नॉर्मल डिपार्चर्स को मैच कर गई, और वो भी अपने सबसे क्रिटिकल मिशंस के सेंटर्स से, बेंगलुरु से, जहां सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, प्लानिटरी मिशंस सब होता है। एंड ट्रिब्यून इंडिया की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो साइंटिस्ट गए, वो सब सीनियर, एक्सपीरियंस्ड, मिशन क्रिटिकल थे। ये कैजुअल टर्नओवर नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्सोडस था। और 14 जुलाई 2026 को सरकार को इतना चिंता हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक मेमो इशू किया। गगनयान और दूसरे इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए कोई भी रेजिग्नेशन अब 2S के सेंट्रल अप्रूवल से गुजरना पड़ेगा। यह तय है कि अगर सरकार इमरजेंसी मोड में नहीं होती, तो एक ब्यूरोक्रेटिक चेंज ऐसे सिंपली नहीं हैपन होती। देखिए ये कंपैरिजन चार्ट। इसरो का साइंटिस्ट SC सबसे एंट्री लेवल ग्रेड 9 लाख रुपए सालाना पाता है। SpaceX में एक इंजीनियर औसतन 230 लाख रुपए मेक करता है, यानी 25 गुना ज्यादा। इंडियन स्टार्टअप्स बीच में खड़े हैं, 2 से 3 गुना इसरो की सैलरी दे रहे हैं। ये गैप ही एक्सोडस की सबसे बड़ी वजह है। जब पैसा इतना फर्क करता है, साइंटिस्ट्स कहां जाते हैं? वो ऑटोमेटिक है। अब सवाल ये, साइंटिस्ट कहां जा रहे हैं? भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अभी 5 से 6 साल पहले नहीं था। 2020 में जब सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को स्पेस में काम करने की परमिशन दी, तो चीजें बदल गईं। आज भारत में 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्पेस स्टार्टअप्स हैं। सिर्फ 2025 में ही इन कंपनीज में 1250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई, यानी लगभग $150 मिलियन। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, खासकर जब भारत के स्पेस सेक्टर की टोटल फंडिंग ही 1500 रुपए से 2000 करोड़ साल में है। स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ये कंपनीज लिटरली इसरो के बैकयार्ड में हैं और वो एग्रेसिवली रिक्रूट कर रहे हैं। ग्लासडोर डेटा से पता चलता है कि स्काईरूट एक मिड लेवल इंजीनियर को, जिसके पास 4 से 6 साल एक्सपीरियंस हो, वो 15 रुपए से 20 लाख सालाना देता है। इसके ऊपर ESOP दे रहे हैं, जो IPO होने पर करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक 40 ईयर ओल्ड इसरो साइंटिस्ट जो 12 रुपए से 15 लाख में स्टक है, अगर स्काईरूट से 20 रुपए से 25 लाख का ऑफर मिले प्लस इक्विटी, तो डिसीजन कितना मुश्किल है। लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट यह है कि ये स्टार्टअप्स इसरो के कल्चर को भी चैलेंज कर रहे हैं। इसरो में डिसीजन कितने स्लो है, एक प्रोजेक्ट अप्रूव होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। स्टार्टअप्स में इनोवेशन को साल नहीं, महीनों में लॉन्च किया जाता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, फ्लैट हायरार्की, इक्विटी स्टेक्स, रैपिड टेस्टिंग, ये सब इसरो में नहीं है। एक सीनियर इसरो साइंटिस्ट का कमेंट, यहाँ हम सब बहुत ब्यूरोक्रेटिकली बाउंडेड है। प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग प्रोसेस इतना लंबा है कि तब तक ग्लोबल लैंडस्केप बदल जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन लगभग हर इंटरव्यू में दिखता है। तो जब स्टार्टअप 20 लाख रुपए दे, अपॉर्चुनिटी गिव करे, फास्ट ट्रैक एनवायरनमेंट दे और हम 3 महीने में लॉन्च कर देंगे, कहे साइंटिस्ट का चॉइस आसान हो जाता है। तो अब जो मिशंस ठहर गई हैं, उनकी लिस्ट देखिए। गगनयान,
भारत का पहला क्रूड स्पेस मिशन, जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। ओरिजिनली ये 2022 के लिए तय था, फिर 2023, फिर 2024। अब टारगेट यह है कि अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट H2 2026 में होगी और एक्चुअल क्रूड मिशन 2027 या 2028 में। ये 5 से 6 साल की स्लिप है। ये सिर्फ एक डिले नहीं है। जब एक एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर निकल जाता है तो नया डायरेक्टर को पहले पूरा टेक्निकल हिस्ट्री समझना पड़ता है। हजारों डिसीजंस पहले ले जाए गए थे जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लीडरशिप का एक गैप होता है। किसी एक इंजीनियर की एग्जिट का मतलब महीनों की डिले हो सकती है। लेकिन सिर्फ गगनयान नहीं, पूरी इकोसिस्टम एट रिस्क है। चंद्रयान 4 जो मून से सैंपल्स लेकर वापस आएगा, उसका टाइमलाइन पुश हो गया। शुक्रयान जो वीनस की ऑर्बिट में जाएगा, वो भी डिले में है। मंगलयान 2 मार्स को जाने वाला मिशन, उसका लॉन्च सन 2030 के लिए प्लान है। और ये मिशंस सब एक ही रॉकेट पर निर्भर है, LVM-3। विक्टर जोसेफ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, अब जो नया टीम असाइन होगा उन्हें पहले से ही कैचअप करना होगा। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसरो के पास 2026 की शुरुआत में 1636 खाली पोस्ट थी। 1261 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा था। पर जब आपके एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट निकल रहे हो तो नए रिक्रूट्स को सीनियर मेंटरशिप नहीं मिलता। ये एक विशियस साइकिल है। साइंटिस्ट चाहते हैं तो मिशंस डिले होती हैं, मिशंस डिले होती हैं तो मोराल गिरता है, मोराल गिरता है तो और भी ज्यादा साइंटिस्ट चाहते हैं। सरकार को जब 100 प्लस रेजिग्नेशंस की खबर मिली तो रिएक्शन क्या आया? पहले 14 जुलाई 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक इंटरनल मेमो इशू किया। ये मेमो सब सेंटर डायरेक्टर्स को गया। उसमें क्या कहा गया? गगनयान और दूसरे इंपॉर्टेंट मिशंस के ग्रुप ए साइंटिस्ट्स के रेजिग्नेशंस को अब लोकल डायरेक्टर अप्रूव नहीं कर सकते। हर रिक्वेस्ट डू एस को सेंट्रली अप्रूव करना पड़ेगा। ट्रिब्यून इंडिया के रिपोर्टिंग से पता चला कि ये डायरेक्टिव डायरेक्टली गगनयान, चंद्रयान 4, मंगलयान 2 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर लागू किया गया। ये 2020 के एक डिसीजन को अंडू कर रहा था। उस समय सेंटर डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपने यहाँ से सीनियर साइंटिस्ट को लीव दे सके। अब वह ऑटोनॉमी छीन लिया गया। मतलब गवर्नमेंट भी पैनिक में है। ये एक ब्रेक लगाने की डेस्परेट कोशिश है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कहा? मेनी हैव गॉन, मेनी विल कम। ये एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिनन है। नॉर्मल 100 प्लस साइंटिस्ट का एग्जोडस नॉर्मल है। ये आइदर प्योर डिनायल है या पब्लिक मोरल मैनेज करने की रणनीति। अदर इंडिया की रिपोर्टिंग से पता चलता है कि सरकार की स्ट्रेटेजी रिक्रूटमेंट पर है। इसरो 2025 से 26 में 1050 नई पोस्ट के लिए भर्ती कर रहा है। एक कार्डर रिव्यू के जरिए 466 प्रोजेक्ट पोस्ट को परमानेंट बनाया गया और 460 नई हायर ग्रेड पोजीशंस क्रिएट की गई। यह जरूर एक सकारात्मक कदम है, लेकिन मान लो आप एक बाथटब में हैं जहां ड्रेन ज्यादा बड़ा है टैप से। अब आप टैप को थोड़ा ज्यादा खोल रहे हैं, क्या पानी रुक जाएगा? नहीं। एक्सपीरियंस को रिक्रूट नहीं किया जा सकता एक क्लिक में। एक सीनियर साइंटिस्ट जो इसरो में 20 साल काम कर चुका है, उसका नॉलेज ट्रांसफर, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी नेटवर्क, वह जब चला जाता है तो एक जूनियर के साथ वह नहीं आता। ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और ये चली जाती है। ये कहानी नई नहीं है। इसरो का ब्रेन ड्रेन कोई अचानक फिनोमिनन नहीं है। 2004 से 2007 तक लगभग आधे न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज निकल गए। फिर 2012 से 2024 तक 12 सालों में औसतन 58 से 60 साइंटिस्ट साल में रिजाइन करते रहे। कुल 700 रिजाइनेशंस। ये एक स्टेडी स्टेट ड्रेन था। तो ये 2025 का एक्सोडस, 2 साल की नॉर्मल डिपार्चर्स एक साथ कंप्रेस हो जाना है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये सब बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के सेंटर से आ रहा है, जहां गगनयान, चंद्रयान, मार्स मिशन सब बनते हैं। यह सब सेम टाइम पर, सेम मिशन से, सेम सैलरी गैप ट्रिगर से। हिस्ट्री देखें तो पैटर्न क्लियर है। जब भी भारत में टेक बूम आता है, पहले 2000s में आईटी आउटसोर्सिंग बूम, फिर 2010s में स्टार्टअप बूम, तो इसरो से टैलेंट एग्जिट होता है। साइंटिस्ट को यूएस वीजा मिल जाता है तो सिलिकॉन वैली जाते हैं। फिर जब इंडियन स्पेस सेक्टर खुल जाता है तो लोकल स्टार्टअप्स में चले जाते हैं। ये एक प्रेडिक्टेबल साइकिल है। लेकिन 2025 की बात अलग है, क्योंकि ये सब एक साथ हो गया। यूएस इमिग्रेशन नहीं खुला था, इंडियन स्टार्टअप्स ने सब सीट भर दी। तो ये साइंटिस्ट को
3 ऑप्शंस दिए। 1, इसरो में 9 लाख रुपए पर रहो। 2, इंडियन स्टार्टअप में 20 रुपए से 30 लाख पर जाओ। 3, स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन के लिए अप्लाई करो। यह एक बाइनरी नहीं रहा, यह एक दिल तोड़ने वाला चुनाव बन गया। द फेडरल की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इंडिया के सीनियर साइंटिस्ट 1960s और 70s में भी विदेश की ओर गए थे। होमी भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस के बाद का एरा, कब हमने सोचा कि इसरो बनाकर हम उन्हें वापस ला सकते हैं। इसरो 1960S SEVENT में सफल रहा और लीडिंग रिसर्च किया। लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमी ने बदल दिया, जब सैलरी का गैप ये 25 गुना हो गया, जब प्राइवेट कंपनीज ने कैपिटल दिए, तब इसरो रिटेन नहीं कर सका और अब हम फिर से वही साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अंत में असली कॉस्ट क्या है? ये सिर्फ रेजिग्नेशंस नहीं है, ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जियोपॉलिटिकल फ्यूचर है। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का सवाल है। जब इसरो के साइंटिस्ट निकल जाते हैं तो क्या भूल जाता है? 50 सालों की नॉलेज, चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग्स का तरीका, मार्स मिशन कैसे करते हैं, ये एक्सपर्टीज, ह्यूमन रेटिंग का टेक्नोलॉजी, ये सब चला जाता है। इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एक बार चली जाए तो रीबिल्ड करने में डेकेड्स लग जाते हैं। चाइना अभी दौड़ में आगे है। उनका क्रूड स्पेस प्रोग्राम 2005 से चल रहा है और अब वो सब कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लूनर मिशंस, मार्स रोवर्स, स्पेस स्टेशंस, वो मून के साउथ पोल पर बेस बनाना चाहते हैं। यूएस स्पेस एक्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ और गवर्नमेंट की बिलियंस की फंडिंग के साथ वो भी आगे निकल गए। वो मार्स पर एक सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। भारत कहाँ है? हम गगनयान की तारीखें शिफ्ट करते रहे हैं। 2022 से 2026 से 4 साल में अगर अनक्रूड टेस्ट नहीं हुई तो क्रूड मिशन तो 2028 तक खिसक जाएगी। ये टाइमलाइन की बात नहीं है, ये वह पल है जो हम मिस कर रहे हैं। जब चीन चांद के साउथ पोल पर बेस बनाना चाहे, जब यूएस मार्स पर मिशन भेजे और भारत अभी गगनयान को लॉन्चिंग पैड तक ले जाने में स्ट्रगल कर रहा है, तो ये पावर का एक बहुत बड़ा गेम है। सॉफ्ट पावर, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप सब चली जाती है। जब आपका स्पेस प्रोग्राम डिले कर रहा हो तो दुनिया ये मैसेज सुनती है कि इंडिया में डीप टेक चैलेंजेस हैं। और ये आयरनी देखिए, इसरो 2008 में चांद पर पहुंचा था। चंद्रयान 1 ने वाटर आइस खोजी थी। हमने मंगलयान से मार्स का फर्स्ट ऑर्बिटर बनाया था। 2024 में चंद्रयान 3 से लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग की। ये अचीवमेंट्स थे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि भारत स्पेस रिसर्च में साल में सिर्फ 1500 रुपए से 2000 करोड़ लगाता है, जबकि यूएस स्पेस एजेंसीज अकेले नासा को 3.5 लाख रुपए करोड़ दे रहे हैं। अगर हम अपने साइंटिस्ट को 9 लाख रुपए पर रखते हैं और दुनिया उन्हें 230 लाख रुपए दे रही है, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। भारत ने चुना कि स्पेस में इन्वेस्टमेंट सीमित रखेगा, साइंटिस्ट की सैलरी कॉम्पिटिटिव नहीं रखेगा। और अब हम देख रहे हैं कि उस चॉइस का क्या नतीजा है। हम अपने सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स को दूसरे देशों को लिटरली गिफ्ट कर रहे हैं। आखिर में जब इसरो के साइंटिस्ट चले जाते हैं तो इंडिया के स्पेस ड्रीम्स भी साथ जाते हैं। गगनयान की तारीखें शिफ्ट होती रहेंगी, लेकिन टैलेंट वापस नहीं आता। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं दीपक, कल फिर मिलते हैं।